जस्ट ओके। सो लास्ट टाइम पे अगर आपको याद हो, हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ रहे थे। और आज की क्लास में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, लास्ट टाइम पे मैंने तुम्हें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालना भी सिखा दिया था, ट्राइंगल, और मैंने एक एग्जांपल लिया था आपको अगर याद हो, स्क्वायर का। आज की क्लास में कुछ क्वेश्चंस मुझे लेने हैं, और एक एक करके लेते हैं। करीब 3 से 4 क्वेश्चन लेने हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के मतलब को समझाने के लिए। तो एक एक करके बात करते हैं, ठीक है बच्चों? चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन सबसे आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि एक चार्ज Q1 है, ये Q2 है, और इनके बीच का सेपरेशन 2a है। ऐसे रखा हुआ है, पकड़ के रखा हुआ है, और इसको पास लाना है हमें। हमें इसको पास लेकर के आना है और इसके बीच के सेपरेशन को a बनाना है। इसके बीच के सेपरेशन को क्या बनाना है? a। क्वेश्चन ये है कि इस सिस्टम से इस सिस्टम को बनाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा। क्वेश्चन है इस सिस्टम को से इस सिस्टम को कंस्ट्रक्ट करने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक है, आई होप मेरी बात समझ आ रही होगी बच्चों। ठीक है, देखो सॉल्यूशन मैं कर रहा हूँ इसका इसका सॉल्यूशन मैं कर रहा हूँ। नीड टू आंसर, पहले देख लो, इसके बाद 2-3 सवाल मुझे या क्वेश्चन और लेने हैं। बहुत सिंपल सा तरीका होता है। इस सिस्टम की कुछ एनर्जी होगी, कुछ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी, ठीक है। तुमने क्या किया, इस सिस्टम के ऊपर वर्क डन किया, तो जो भी तुम वर्क डन करोगे वो सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। किसी भी सिस्टम पे कोई भी वर्क डन किया जाता है, वो सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है, ठीक है। और ये ui प्लस डब्ल्यू, ये किसके बराबर हो जाएंगे? uf के, मतलब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाएंगे। और अगर अपने को वर्क डन निकालना है तो हम वर्क डन लिखेंगे u फाइनल माइनस u इनिशियल। और जानते हो ये पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, इट डिपेंड्स कि किस तरीके का वर्क डन है। तो दिस वर्क डन कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव आल्सो, ओके। अब तुम लोगों को ui uf तो लिखना आता है। ui की वैल्यू अगर मैं बात करूं तो ये आ जाएगा k Q1 Q2 अपॉन 2a, और uf की मैं बात करूं तो ये आ जाएगा k Q1 Q2 अपॉन a। अब कैलकुलेट मत करिएगा, बट हाँ तरीका आई होप समझ आना चाहिए कि क्या होगा। अब आप देख लो। नहीं, इस चार्जेस को फिक्स है, चार्जेस बेटा सारे फिक्स्ड हैं। मेरी बात समझ आई बच्चों? बेटा ये पहला ही क्वेश्चन है, डोंट वरी, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। क्या ये क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ आ गई? देखो एक बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि कोई सिस्टम, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम को बनाने में वर्क डन पूछ रहा है, तो सिंपल से वर्क डन का फॉर्मूला होता है यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, दैट इज यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। समझ गए बच्चों? आप इसे अच्छे से नोट कर लो, क्योंकि अगला क्वेश्चन तुम्हें खुद से ही करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन तुम्हें खुद से ही करना है, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। वर्क डन कभी भी पूछ रहा है ना, तो यू नीड टू राइट यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। आप इसे अच्छे से नोट कर लो बेटा, सभी लोग नोट कर लो, ये पहला ही क्वेश्चन है और आपको बस मैंने एक फॉर्मूले के लिए ये क्वेश्चन दिया था कि वर्क डन निकालना हो तो
फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। जस्ट नोट इट डाउन बच्चों, एवरीबॉडी जस्ट नोट इट डाउन बच्चों। आई होप बेटा क्लियर हो गया। दैट इज यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। चलो अब अगला क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, यू नीड टू आंसर। अगला क्वेश्चन मैं आपको देने जा रहा हूँ, आप उसे आंसर करिएगा, ठीक है। मैं हटा रहा हूँ इसको और देखना। अब आप देखिए जो अगला क्वेश्चन होगा। देखिए अगला क्वेश्चन भी बहुत कुछ इसी तरीके का सिस्टम होगा, और बस आप इस बात का ध्यान रखिएगा जो मैंने बताया, दैट वर्क डन इज इक्वल टू यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। सभी लोग सही से आंसर देना, बस मैं ये चाहता हूँ इस बार, ठीक है। चलो क्वेश्चन देखना। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, साइड लेंथ ए, इनके वर्टेक्स पे चार्ज क्यू और क्यू और सब रखे हुए हैं। इससे हमें इस सिस्टम को हमें शिफ्ट करके एक नया इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाना है जिसका साइड लेंथ 2 है। तो इस सिस्टम से इस सिस्टम को कन्वर्ट करने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है। ध्यान रखना बेटा, वर्क डन कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, वर्क डन कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। आसान क्वेश्चन है, दैट्स वेरी गुड हरीश पालीवाल। हर्ष लोहिया तुमने भी किया बेटा, मैंने चार्जेस मैग्नीट्यूड वाइज सेम लिया, हर्ष लोहिया ध्यान रखना सभी लोग। ऑलमोस्ट सब लोग सही दे रहे हैं मुझे आंसर। महक सलेचा बेटा चार्जेस सेम है, तुमने थोड़ी मेहनत ज्यादा कर दी है। मेरे ख्याल से आंसर नेगेटिव आएगा। मेरे हिसाब से आंसर जो है ना बच्चे, नेगेटिव आएगा। मैं आंसर चैट पे डाल रहा हूँ, देखो जरा। चैट पे जा नहीं रहे बेटा, कोई नहीं। देखो जरा इसमें सॉल्यूशन, देखो वर्क डन तो मैं सीधे सीधे यही लिखने वाला हूँ, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। अब यू इनिशियल देख लो, यू इनिशियल आएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन ए 3 टाइम्स, और यू फाइनल आएगा के 3 टाइम्स के क्यू स्क्वायर अपॉन 2 ए। तो तुम वर्क डन लिख लो सीधे सीधे। वैसे ऑलमोस्ट सब पूरी क्लास ने ही सही दे दिया है, ऑलमोस्ट पूरी क्लास ने ही सही दे दिया, ईमानदारी से बताऊं तो ऑलमोस्ट तुम सभी ने सही दिया। क्या कहते हो भाई, क्लियर हो गया सभी को? हरीश पालीवाल बेटा अभी समय है, खत्म नहीं हुई है थ्योरी, ठीक है। तो ये आ जाएगा यू इनिशियल और यू फाइनल, सिंपली यू फाइनल माइनस यू इनिशियल आंसर होगा। चलो एक ये हो गया। एक तो इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे,
एक तो इस टाइप के क्वेश्चंस मिलते रहेंगे तुम्हें, जिसमें इस सिस्टम को इस सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा। और तरीका बेटा बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा है, जो मैंने तुम्हें भी करके दिखाया। चलो एक तो हिस्सा ये हो गया। अब देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी जो है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को और अच्छे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, जैसे अगला क्वेश्चन जो मैं लेने वाला हूँ वो बढ़िया सवाल है, एक स्टेप अच्छा सवाल है, और आप लोग उसे आंसर करने की कोशिश करेगा, इक्वेशन बना दीजिएगा। मैं बस इक्वेशन चाहता हूँ, क्योंकि मैं जनरल क्वेश्चन ले रहा हूँ, तो अभी मोर ओवर जो इक्वेशंस बनेंगी उनको आप फोकस कर पाए, क्योंकि अगला क्वेश्चन जो मैं लूंगा एक स्टेप अच्छा सवाल है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक स्टेप अच्छा सवाल है। और देखना जरा, देखना अगला क्वेश्चन, वो भी बड़ा अच्छा सवाल है बेटा ये। थोड़ा बहुत चीजें अब थोड़ी सी आपको ध्यान देनी पड़ेंगी, क्योंकि किस तरीके से अलग अलग क्वेश्चंस में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को यूज करते हैं। जैसे अगला सवाल देखिएगा, ये मास m है, इस पे चार्ज q है। ये मास 2m है, इस पे चार्ज 2q है। इसका इनिशियल सेपरेशन a है, ये दिया हुआ है। ये सारा का सारा सिस्टम एक हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस पे रखा हुआ है। ये सारा का सारा सिस्टम क्या है, हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस पे रखा हुआ है। कैसा हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस। ये दोनों डेफिनेटली एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो क्वेश्चन ये है बेटा, ये दोनों अभी रेस्ट में है, इनिशियली ये भी रेस्ट में है और ये भी क्या है, रेस्ट में। जब इसको हमने रिलीज किया तो कुछ समय के बाद रिपल्शन की वजह से इनका सेपरेशन 2a हो जाएगा। बेटा म्यूचुअल रिपल्शन की वजह से सेपरेशन 2a, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन की वजह से सेपरेशन 2a हो जाएगा। क्वेश्चन है कि जब सेपरेशन 2a होगा, जब सेपरेशन 2a होगा, उस समय इन दोनों की वेलोसिटीज हमें निकालनी है। मतलब इसकी वेलोसिटी अगर v1 है और इसकी वेलोसिटी अगर v2 है, वी हैव टू फाइंड आउट वेलोसिटीज v1 एंड v2। क्लियर है बच्चों? क्वेश्चन पहले ये बताओ, क्या सभी लोगों को क्वेश्चन क्लियर है? बेटा सेपरेशन जब 2a हो जाएगा तो जो वेलोसिटीज होंगी वो हमें निकालनी है। हाँ, आप बेटा बस इक्वेशन बना दीजिएगा, ठीक है। आप बस ये पूरा सॉल्व मत करना, देखो पूरा सॉल्व मत करना, बस आप इक्वेशन बना के छोड़ दीजिएगा, ठीक है। मैं बेटा इक्वेशन लिख दूंगा, बना लिया, इट्स वेरी गुड। मैं इक्वेशंस लिख दूंगा, आप लोग अच्छे से कर लो। लेकिन इक्वेशन ठीक ठाक है, ध्यान रखना। दिस क्वेश्चन इज अ बेटर क्वेश्चन।
अब बना लो बेटा, मैं इसके बाद एक इक्वेशन लिखता हूँ, जस्ट टेक योर टाइम। दैट्स वेरी गुड, काफी लोगों ने वैसे कर लिया, बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब है कि तुम लोग को समझ आ रहा है, बहुत सारे बच्चों ने इसको जवाब दिए है। देखो जरा बच्चों, अब मैं इक्वेशन बनाने जा रहा हूँ, ठीक है? देखना बच्चों, सबसे पहले देखो, ध्यान देना, अब जरा आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। इस पे एक रिपल्शन फोर्स लगेगा, इसकी वजह से इस पे एक रिपल्शन फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन। देखो ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत वीक फोर्स होता है, इसलिए मैं उसकी बात भी नहीं कर रहा हूँ। अगर किसी के दिमाग में आ रहा है कि सर ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्यों नहीं कंसिडर कर रहे हैं, तो बहुत वीक फोर्स है, इसलिए मैं इसको कंसिडर नहीं कर रहा हूँ। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स हम बात कर रहे हैं, रिपल्शन। अगर मैं इसको एक पूरा एक सिस्टम मान लूं, तो क्या मैं कह सकता हूं नेट फोर्स ऑन सिस्टम इज जीरो? दोनों को एक सिस्टम ले लेता हूं, और नेट फोर्स अगर सिस्टम के ऊपर जीरो है तो डेफिनेटली सिस्टम का लीनियर मोमेंटम क्या रहता है? कंजर्व। ठीक है, तो सबसे पहले मैं सिस्टम का लीनियर मोमेंटम, इनिशियली जीरो था, दोनों रेस्ट में थे, फाइनली 2m v2 प्लस m माइनस v1। ये अच्छा, मैंने माइनस v1 क्यों लिया, समझ आ रहा है ना? माइनस v1 क्यों लिया भाई? इस डायरेक्शन को अगर पॉजिटिव लिया तो डेफिनेटली ये डायरेक्शन नेगेटिव होगी, एंड दैट मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो साइन का ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है बच्चों, ये मोमेंटम कंजर्वेशन हो गया। ठीक है, हम्म, पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन ऑब्वियसली एनर्जी कंजर्वेशन। पहले एनर्जी कितनी थी? केवल और केवल पोटेंशियल फॉर्म में, के क्यू 2q अपॉन ए। बाद में कितनी एनर्जी है पोटेंशियल? के क्यू 2q अपॉन 2a प्लस हाफ, बेटा इसका मास mv1 स्क्वायर, हाफ, और मास कितना है इसका? मास कहाँ गया ये? 2mv2 स्क्वायर। ये मोमेंटम कंजर्वेशन, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, और ये एनर्जी कंजर्वेशन। तो क्वेश्चन यही था ना, अपना अपना क्वेश्चन क्या था कि भाई दो चार्जेस इस तरीके से रखे हैं, रिपल्शन की वजह से दोनों दूर दूर भागेंगे। क्वेश्चन ये था कि भाई जब सेपरेशन 2a हो जाएगा तो हमें इन दोनों की वेलोसिटीज निकालनी है। मैंने कहा कि भाई ये फोर्स इंटरनल है, तो जब सिस्टम में इंटरनल फोर्स होता है, नेट फोर्स जीरो होता है, तो हम क्या करते हैं? सिंपल सी बात होती है कि हम लीनियर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं, और एनर्जी कंजर्वेशन हम डेफिनेटली कर सकते हैं। ये पूरी की पूरी स्टोरी है। कितने लोगों ने दोनों इक्वेशन सही बनाई थी? अब देख लो जरा। मास्टर, ये तुमने सबसे पहले बना के दी थी, मुझे याद है अच्छे से। लक्षित अग्रवाल, दैट्स वेरी गुड। अभिजीत, साक्षी सिंह, आदित्य, अनिमेश पायल, हर्ष हुड्डा, चलो दैट्स वेरी गुड। मनीष, बहुत बढ़िया किया। सचिन, तुमने भी, तो इट्स वेरी गुड बेटा। देखो सभी लोग इन्वॉल्व होना बहुत जरूरी है। हर्षित नमावत, दैट्स वेरी गुड बच्चों। क्या ये पूरी कहानी क्लियर हुई इसकी? तो एनर्जी कंजर्वेशन वाला हिस्सा थोड़ा बहुत क्लियर होता है तुम लोगों को, कैसे डील कर रहे हैं इसको? इट्स वेरी गुड। उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन जो मैं लेने वाला हूँ एनर्जी कंजर्वेशन का, वो एक और भी अच्छा सवाल है, एक स्टेप और अच्छा क्वेश्चन है। जो अगला क्वेश्चन मैं लेने वाला हूँ ना, वो एक स्टेप अच्छा क्वेश्चन है, मतलब दैट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा होने वाला है। वो असाइनमेंट्स में लेने जा रहा हूँ, जरा तुम लोग सबसे पहला असाइनमेंट निकालो, जिसमें थ्योरी शीट थी ना, जो थ्योरी शीट सबसे पहले असाइनमेंट दिया था, थ्योरी शीट, वो निकालो जरा। उसमें तुम लोग आ जाओ,
पेज नंबर 38, उसमें आ जाओ तुम लोग, पेज नंबर 38, पेज नंबर 38 सब्जेक्टिव एग्जाम्पल्स लिखा हुआ है। क्या लिखा है बच्चों? सब्जेक्टिव एग्जाम्पल्स, ठीक है। उसका क्वेश्चन नंबर 2, सब्जेक्टिव एग्जाम्पल्स, मिला तुम लोगों को? पेज नंबर 38 सब्जेक्टिव एग्जाम्पल्स, क्वेश्चन नंबर 2। इस तरीके से देख लो सब्जेक्टिव एग्जाम्पल्स। उम्मीद करता हूँ विजिबल है तुम लोग को। पहला शीट है ये, पहली वाली शीट है ये, देख लो सब्जेक्टिव एग्जाम्पल्स, क्वेश्चन नंबर 2 करना है, ठीक है बच्चों। चलो पेज नंबर 38 था। बेटा ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ध्यान से करना, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। अच्छा किया अभिजीत, फिर तुमने अगर कर लिया है तो। पूरा आंसर मैच कर रहा है ये, क्या कहते हैं तुम्हारा अभिजीत, लक्षित, समीर, मनीष, क्या पूरा आंसर मैच कराया क्या तुम लोगों ने एंड तक जो आंसर दिया हुआ है, कि कोई उसमें फर्क वर्क है? ऐसा क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है ये। चलो दैट्स गुड। साक्षी तुमने भी बढ़िया किया, हर्ष तो ये, इट्स गुड। शौर्य सॉल्व भी कर लो। मैं बेटा 2 मिनट दे रहा हूँ, उसके बाद इक्वेशन बनाऊंगा फिर मैं। समय ठीक किया तुमने फिर। चलो बेटा मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ, जिससे भी नहीं हुआ कोई बात नहीं।
देखना जरा, इसमें अगर हम बात करें, correct, two particle of mass m2m carry a charge q each. Initially heavier particle is at rest on a smooth horizontal plane and other is projected along the same plane directly towards the first from a distance d. From a distance d with speed u, find the closest distance of approach. बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, एज अ क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। और देखो जरा, अगर हम बात करें मासेस में फर्क है, एक का मास m है, दूसरा 2m है। तो ये देखो जरा, ये 2m, ये m, चार्ज q है और u की स्पीड से इसे प्रोजेक्ट किया और ये डिस्टेंस कितना था d। अब जैसे ही तुमने इसको प्रोजेक्ट किया, अपने से मिनिमम सेपरेशन पूछ रहा है, अपने से क्या पूछता है, मिनिमम सेपरेशन। जैसे ही पहले तो प्रोजेक्ट करोगे ना, इस पे एक फोर्स F लगेगा, इस पे एक फोर्स F लगेगा, ये फोर्स इसकी वेलोसिटी बढ़ाएगा, ये फोर्स इसकी वेलोसिटी घटाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। देख लो, इनिशियली ये रेस्ट पे, इनिशियली इसके पास कोई वेलोसिटी नहीं है, जीरो वेलोसिटी है, इसके पास u की वेलोसिटी, लेकिन रिपल्शन की वजह से इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, इसकी वेलोसिटी घटेगी। जब तक इसकी वेलोसिटी ज्यादा रहेगी इससे, तब तक सेपरेशन कम होगा। और एक समय ऐसा आएगा जब दोनों की वेलोसिटी v हो जाएगी। देखो, पहले इसकी ज्यादा थी, धीरे धीरे कम हो रही है, और इसकी जीरो थी, ये धीरे धीरे बढ़ रही है। जब इन दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी, तब जाकर के सेपरेशन क्या होगा, मिनिमम, जिसे मैंने x कह दिया। और हमें ये x निकालना है, तो कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहला लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, mu should be equal to 2mv plus mv, पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन एनर्जी कंजर्वेशन, पहले केवल और केवल, सॉरी, पहले क्या था, हाफ m u स्क्वायर प्लस k q स्क्वायर अपॉन सेपरेशन था d। बाद में क्या है, k q स्क्वायर बाई x हाफ m v स्क्वायर हाफ 2m v स्क्वायर। बेटा 2m v स्क्वायर देख लेना, ये दो इक्वेशंस हैं और हमें इनको सॉल्व करके v और क्या कहते हैं x निकाला जा सकता है। मोमेंटम कंजर्वेशन इसलिए होल्ड कर जाएगा क्योंकि भाई दोनों पे जो फोर्स लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, और सिस्टम में अगर मैं इनको एक सिस्टम मान लूं, इन दोनों को मिला करके एक सिस्टम, तो F आपस में कट जाएगा, इसीलिए सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कंजर्व। अब तुम लोग बच्चों बस इक्वेशन देख लो, बेटा जब दोनों v सेम होगा तभी डिस्टेंस मिनिमम होगा, जब तक दोनों का v सेम नहीं होगा डिस्टेंस मिनिमम नहीं होगा। और एक इंस्टेंट के लिए ही v सेम होगा, उसके बाद फिर से v अलग अलग हो जाएगा, लेकिन जिस इंस्टेंट पे v सेम होगा उसी इंस्टेंट पे सेपरेशन मिनिमम आएगा। क्या ये क्वेश्चन क्लियर होता है बच्चों सभी लोगों को, इक्वेशन कैसे फ्रेम की है, क्या ये बात समझ आती है तुम सभी बच्चों को?
बेटा फर्स्ट वाली इक्वेशन लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन की है। सिस्टम का जो इनिशियल लीनियर मोमेंटम है और जो फाइनल लीनियर मोमेंटम है मैंने सेम कर दिया है। इनिशियल मोमेंटम होता है mu और फाइनल मोमेंटम दोनों का मैंने लिख दिया 2mv प्लस mv। इसमें एक क्वेश्चन और भी मुझे कराना है। यहाँ पे एक क्वेश्चन और मैं लेना चाहता हूँ। तुम सभी लोग को भाई ये क्वेश्चन क्लियर है ना? अब देख लो, इससे ज्यादा कुछ करना नहीं था अपने को इसमें, इससे ज्यादा कुछ करना नहीं था। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन एक स्टेप और अच्छा है उससे भी। वैसे तुम लोगों को अगर आई होप वो एनर्जी कंजर्वेशन वाले जो हिस्से हैं समझ आ रहे हो। देखो अंत नहीं है इन सवालों का, बहुत सारे क्वेश्चन कराए जा सकते हैं और अगला क्वेश्चन भी उनमें से एक है। अगला क्वेश्चन भी उनमें से एक है जो मैं लेने जा रहा हूँ। काफी सारे क्वेश्चन बनाए जाते हैं इसमें, काफी सारे बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन मैं लेने जा रहा हूँ, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, ये भी ध्यान देना जरा। ये एक एलिप्स है, ध्यान देना। यहाँ पे एक प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पे एक प्लस क्यू चार्ज है। ये डिस्टेंस आर है। यहाँ पे एक चार्ज है जो कि u वेलोसिटी से ये इस पे घूम रहा है, इलिप्टिकल पाथ पे घूम रहा है। इसका मास m। ये जो चार्ज है मास m है और चार्ज q है। ये u की स्पीड से, यहाँ पे u स्पीड है ध्यान देना, यहाँ पर इसकी स्पीड u है और ये ऐसे ऐसे चारों तरफ एलिप्स के चारों ओर घूम रहा है। ठीक है। ड्यू टू म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन देम, इन दोनों के अट्रैक्शन की वजह से ये क्या कर रहा है, इलिप्टिकल पाथ पे घूम रहा है। और ये डिस्टेंस जो है r है, ये r। ठीक है। ये जो चार्ज है दिस चार्ज इज फिक्स्ड। ये जो चार्ज है फिक्स्ड, ध्यान रखना, जितनी कहानी मैं बता रहा हूँ सुनते रहना। ये चार्ज कैपिटल क्यू है, फिक्स्ड है। ये चार्ज माइनस क्यू है, नेगेटिव लेना पड़ेगा। ये चार्ज माइनस क्यू है और इसके अट्रैक्शन की वजह से ये इलिप्टिकल पाथ पे घूम रहा है। ठीक है, इतनी कहानी दे रखी है। क्वेश्चन में दो चीजें तुम्हें निकालनी है। मिनिमम सेपरेशन बिटवीन देम, तुम्हें ये डिस्टेंस निकालनी है। और जब ये चार्ज यहाँ पर आएगा उस समय जो वेलोसिटी होगी ये निकालनी है। मतलब ये डिस्टेंस अगर मैं आर डैश ले लूं तो तुम्हें आर डैश निकालना है और इस पॉइंट पर इस चार्ज की वेलोसिटी निकालनी है। ठीक है। म्यूचुअल अट्रैक्शन की वजह से ये एलिप्टिकल पाथ पे मोशन कर रहा है। ध्यान से करना, क्वेश्चन अच्छा है।
अर्चना, हाँ बेटा बिल्कुल। एक पे कैपिटल क्यू है, दूसरे पे माइनस क्यू है। हाँ डिफरेंट ही है यार, शिखर दवे तुमको। दि- दिव्य कुमार बेटा बिल्कुल ही गलत है। अभिजीत तुम्हारा कॉन्सेप्ट सही है। समीर तुम भी सही हो। नहीं हर्ष लोहिया, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बिल्कुल नहीं होगा। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन और एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है। इसमें देखो सबसे पहले तो एनर्जी कंजर्वेशन, मैं सबसे पहले एनर्जी कंजर्वेशन ही लिखना चाहता हूँ। इनिशियल एनर्जी क्या होगी? हाफ mu² के कैपिटल क्यू माइनस क्यू, विद साइन रखते हैं, ध्यान रखना जो मैंने बताया था, विद साइन रखा जाता है हमेशा। और ये डिस्टेंस r, के कैपिटल क्यू माइनस क्यू बाई r डैश प्लस हाफ m v डैश स्क्वायर। इसमें बेटा देखो r डैश और v डैश वेरिएबल है, तो ये तो एक इक्वेशन हुई, ये एक इक्वेशन हुई। ठीक है, ये एक इक्वेशन हुई। आई होप ये बात समझ आ रही है बच्चे। अगली इक्वेशन है इसमें, देखो हम लोग यहाँ पे लीनियर मोमेंटम नहीं कंजर्व कर सकते। किसी ने पूछा भी था मैंने शायद कि लीनियर मोमेंटम क्यों नहीं कंजर्व कर रहे हैं, उसका रीजन मैं बता देता हूँ। इसमें एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा, मैं दोनों का रीजन बता रहा हूँ कि लीनियर मोमेंटम क्यों नहीं कंजर्व होगा और एंगुलर मोमेंटम क्यों कंजर्व होगा।
देखिए लीनियर मोमेंटम की अगर मैं बात करूं तो लीनियर मोमेंटम इसलिए नहीं कंजर्व हो सकता क्योंकि लेट से ये फोर्स लग रहा है इस पे, और इस पे ये सॉरी अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, आई बेग योर पार्डन, ये फोर्स इधर लग रहा है और ये फोर्स इधर लग रहा है, तो ये एफ और एफ ये दोनों तो कट जाते, ये दोनों तो कट जाते हैं। लेकिन तुमने किया क्या है, इसको किया है फिक्स्ड, इसको किया है फिक्स। जब फिक्स किया तो इसके ऊपर तुमने एक्सटर्नल फोर्स लगाया है, नहीं तो ये फिक्स नहीं रह, ये रुका नहीं रहता। अगर तुमने एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया होता तो ये रुका थोड़े रहता। एक्सटर्नल फोर्स तुमने इसके ऊपर लगा दिया, इसके ऊपर। अब केवल ये दो फोर्स होते तब तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व हो जाता। अब क्योंकि ये दोनों फिक्स्ड हैं इसलिए लीनियर मोमेंटम कंजर्व, सॉरी ये क्योंकि फिक्स्ड है तो इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लग गया, और जब सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स लग जाता है तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं रहता। तो ये तो बात हुई कि व्हाई दैट लीनियर मोमेंटम इज नॉट कंजर्व्ड, व्हाई दैट लीनियर मोमेंटम इज नॉट कंजर्व्ड। क्लियर हो गया ये चीज? पहली बात तो ये हो गई। अब एंगुलर मोमेंटम कैसे कंजर्व हो सकता है? तो भाई एंगुलर मोमेंटम के लिए मैंने बताया था कि जिस पॉइंट के अबाउट तुम एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करोगे उसके अबाउट नेट टॉर्क जीरो होना चाहिए। जानबूझ के मैं इसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करूंगा, उसका फायदा क्या है, ये फोर्स इसी एक्सिस से पास करेगा, और तुम्हें याद होना चाहिए अगर लाइन ऑफ एक्शन फोर्स का एक्सिस से पास होता है तो उसकी वजह से टॉर्क क्या होता है, जीरो। उसकी वजह से टॉर्क क्या होता है, जीरो। सेम चीज, ये जो फोर्स है इसका भी लाइन ऑफ एक्शन इसी एक्सिस से पास करेगा तो इसका भी टॉर्क क्या हो जाएगा, जीरो। भाई दो ही फोर्स लग रहे थे, नेट टॉर्क जीरो हो गया उस एक्सिस के अबाउट। क्लियर होता है ये चीज? और हाँ तुम ये भी कह सकते हो सर यहाँ पे इसको फिक्स करने के लिए एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया था ना, फिक्स फिक्स करने की वजह से भी फोर्स लगेगा, तो भाई वो तो इसी एक्सेस पे ही लग रहा है, वो तो कभी टॉर्क दे ही नहीं पाता। मतलब ये इन दोनों का टॉर्क जीरो है क्योंकि लाइन ऑफ एक्शन एक्सेस से पास कर रहा है। एक्सेस जो फिक्स्ड है तो उस फिक्स की वजह से कभी उस पर टॉर्क लगेगा नहीं क्योंकि ऑब्वियसली फोर्स एक्सेस के ऊपर ही लग रहा है। तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करें, एम वी आर होता है, ये हो जाएगा एम यू आर, बाद में एम वी डैश आर डैश। ये दूसरी इक्वेशन, दो वेरिएबल दो इक्वेशन, तुम बिल्कुल इसे सॉल्व कर सकते हो, मतलब अभी सॉल्व मत करो, बट हाँ जो मैंने बताया है कि इक्वेशन कैसे फ्रेम की है वो समझना और जानना बहुत जरूरी था। क्या मेरी बात क्लियर हो गई बच्चों? तुम लोगों को ये बता दो, क्या मेरी बात क्लियर हो गई तुम लोग को ये बात? बेटा चार्ज क्यों फिक्स्ड है तो उसे पकड़ के रखा गया है, पकड़ के तुमने रखा हुआ है तो तुम एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो उसके ऊपर, नहीं तो वो भाग जाता। नहीं सॉल्व मत करो बेटा, दिव्यांशु वैष्णव बेटा समझ आया? कैपिटल क्यू फिक्स करने का मतलब तुमने उसे पकड़ के रखा हुआ है, तुमने जो पकड़ के रखा हुआ है वही एक्सटर्नल फोर्स है। तो हाउ वाज दैट क्वेश्चन? क्वेश्चन सही था भाई, समझ आया तुम लोग को? अच्छा मतलब मुझे ठीक लगता है क्वेश्चन एज अ डिस्कशन वाइज, एंड सीखने को भी मिलता है क्योंकि कैसे हमने इसको इन्वॉल्व करना शुरू कर दिया है। अब आप उसे देखो। तो उम्मीद करता हूँ थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी थोड़ा समझ आया होगा तुम लोगों को। वैसे पोटेंशियल एनर्जी काफी कर लिया हमने। हाँ एक चीज है जो अभी बात करना पसंद मैं करूंगा, सेल्फ एनर्जी। याद है लास्ट में सेल्फ एनर्जी की बात कर रहे थे हम लोग, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द सेल्फ एनर्जी, हम सेल्फ एनर्जी की बात कर रहे थे लास्ट में पे, याद है? क्यों भाई कर रहे थे सेल्फ एनर्जी की बात? थोड़ी सी बात और करेंगे अब सेल्फ एनर्जी की। वैसे सेल्फ एनर्जी बहुत कम पूछा जाता है, तुम ये मान के चलो सेल्फ एनर्जी का रोल ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल ही रहता है, बट थोड़ा बहुत रोल है और इलेक्ट्रोस्टैट्स में उसका यूज आता है। तो दो क्वेश्चन सबसे कॉमन है जो पूछे जाते हैं सेल्फ एनर्जी में, उन्हीं के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो मुझे दो क्वेश्चन लेने हैं, ठीक है? सेल्फ एनर्जी की डेफिनेशन तो मैंने बता ही दी थी कि किसी चार्ज को बनाने में जो
इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन लगता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सेल्फ एनर्जी। किसी चार्ज को बनाने में जो इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सेल्फ एनर्जी। याद है? भूल गए हो तो भाई चाहो तो लिख लेना, नहीं तो कॉपी खोल के पढ़ लो एक बार। किसी चार्ज को बनाने में जो इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ता है उसे कहते हैं सेल्फ एनर्जी। ठीक है। और इसके दो सबसे कॉमन क्वेश्चन है, एक आसान वाला मैं कर दूंगा, दूसरा अच्छा वाला तुम्हारी शीट में वो तुम्हें करना होगा। क्वेश्चन है, आप, मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, आप इसे बिल्कुल थ्योरी की तरह देखिएगा, है तो ये क्वेश्चन ही, बट आप इसे बिल्कुल थ्योरी की तरह देखिएगा और याद भी रखिएगा, रिजल्ट काम की चीज है। ये एक कंडक्टिंग स्फीयर है, स्फीयर, और इस पे चार्ज Q है, रेडियस R है, और हमें इसकी सेल्फ एनर्जी निकालनी है। दिस इज अ कंडक्टिंग स्फीयर और हमें इसकी सेल्फ एनर्जी निकालनी है। सबसे पहले तो बेटा एक क्वेश्चन नोट करो तुम लोग, फिर मैं इसका सॉल्यूशन करता हूँ। देखिए जरा बच्चों, शिवेन माथुर, तुम्हारे दिमाग सड़ गया है क्या? आई एम वेरी सरप्राइज कि तुम पूछ रहे हो, चार्ज दिया हुआ है, रेडियस दिया है, तो तुम तो सरफेस चार्ज डेंसिटी निकाल भी सकते हो यार। ये क्वेश्चन तुम्हारा बड़ा वाहियात था सीरियसली। अगर तुम्हें चार्ज डेंसिटी की जरूरत थी तो तुम निकाल भी सकते थे। खैर छोड़ो, तुम लोग छोड़ो उसको, मैं जो सॉल्व कर रहा हूँ पहले इसको देख लो। ये क्वेश्चन मुझे सॉल्व करने दो, फिर अगला तुम लोग सॉल्व करना, ठीक है? अभी लेट मी सॉल्व दिस वन बच्चे, ठीक है? पहले जो मैं करने जा रहा हूँ बेटा थोड़ा सा आप लोग देख लो, फिर हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन था कि भाई ये कंडक्टिंग स्फीयर है और इसकी सेल्फ एनर्जी निकालनी है। सेल्फ एनर्जी याद है क्या बताया था? किसी चार्ज को बनाने में, कंस्ट्रक्ट करने में जो इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन होता है, दैट इज कॉल्ड सेल्फ एनर्जी। अब देखो कैसे बना रहे हैं, हमें चार्ज क्यों चाहिए ना। अब देखो शुरुआत करता हूं मैं यहाँ पे। सबसे पहले तो मैं एक न्यूट्रल स्फीयर लेता हूँ, भाई चार्ज क्यू को छोड़ो एक साइड। सबसे पहले एक न्यूट्रल स्फीयर, न्यूट्रल स्फीयर से एक चार्ज क्यू का स्फीयर बनाना है अपने को। न्यूट्रल स्फीयर से एक चार्ज क्यू का स्फीयर बनाना है, ठीक है? हम क्या करते हैं, इसे धीरे धीरे चार्ज देना शुरू करते हैं, धीरे धीरे डी क्यू को चार्ज। ध्यान रखना डी क्यू को चार्ज हम इन्फिनिटी से लाएंगे, बहुत दूर से लाएंगे। मतलब इसे चार्ज देना शुरू किया, पहले डी क्यू दिया, डी क्यू मतलब बहुत छोटा चार्ज, फिर थोड़ा चार्ज दिया, फिर थोड़ा चार्ज दिया, फिर थोड़ा चार्ज दिया, लगातार चार्ज दे रहे हो। तो मैंने कहा ठीक है, कुछ समय के बाद जो इस पे चार्ज होगा वो स्मॉल क्यू का चार्ज होगा। कितना चार्ज होगा? स्मॉल क्यू का चार्ज आ गया।
हमें स्मॉल क्यू चार्ज नहीं चाहिए, हमें कितना टोटल चार्ज चाहिए था, कैपिटल क्यू, क्योंकि क्वेश्चन ये था कि हमें एक स्फीयर, कंडक्टिंग स्फीयर बनाना है कैपिटल क्यू चार्ज का। यही सिखाया मैंने तुम्हें या क्वेश्चन दिया? तो मैंने कहा ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके चार्ज हमने डालना शुरू किया, और कुछ समय के बाद चार्ज कितना हो गया, क्यू। अब क्यू चार्ज हो चुका है, लेकिन अभी चार्ज तो और देना है ना इसको। तो मैंने कहा ठीक है, जब क्यू चार्ज आ गया, उसके बाद मैंने डी क्यू चार्ज और दिया। कहां से ला करके? इन्फिनिटी से ला करके डी क्यू चार्ज इसको और दिया। तो जब क्यू चार्ज आ चुका है, उसके बाद तुमने जब डी क्यू चार्ज दिया, तो डिफरेंशियल वर्क डन कितना होगा? तुमने पढ़ा था Q, क्योंकि तुमने डी क्यू को चार्ज दिया है, डेल्टा V। याद है एक्सटर्नल फोर्स को कितना वर्क डन करना पड़ता है? Q डेल्टा V का वर्क डन करना पड़ता है। ठीक है, डिफरेंशियल वर्क डन डी क्यू, और बेटा डेल्टा V, इंफिनिटी का पोटेंशियल होता है 0, इसके सरफेस का पोटेंशियल हो गया के क्यू अपॉन आर। और ये तो डिफरेंशियल वर्क डन डी क्यू लाने में करना पड़ा है, ये डिफरेंशियल वर्क डन डी क्यू चार्ज लाने में वर्क करना पड़ा है। हमें क्या चाहिए? टोटल वर्क डन, जब तक कि उस सरफेस पे चार्ज कैपिटल क्यू ना हो जाए। तो हम इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, और ये वर्क डन ही क्या कहलाएगा, सेल्फ एनर्जी। और ये वर्क डन क्या होगा, के बाई आर इंटीग्रल क्यू डी क्यू, और इंटीग्रेशन होगा 0 से क्यू, क्योंकि जब तक चार्ज क्यू ना हो जाए तब तक वर्क डन हमें निकालना है। और सेल्फ एनर्जी आ जाएगा यहां से, तो इंटीग्रेशन ही करना है। ये हो जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन 2r। इतना वर्क डन करना पड़ेगा इस पे क्यू चार्ज लाने में, और यही सिस्टम का क्या होगा, सेल्फ एनर्जी। यही क्या होगा सिस्टम का, सेल्फ एनर्जी। नोट कर लो बच्चों इसको जरा, और ये रिजल्ट याद रखिएगा, यू हैव टू लर्न दिस रिजल्ट। उम्मीद करता हूँ सेल्फ एनर्जी का मतलब थोड़ा और क्लियर हुआ होगा पिछली क्लास के कंपैरिजन में। प्रियांशु बेटा मैं तुम्हें पीटने लगूंगा सीरियसली। हाँ, तुम्हारी किस्मत अच्छी, तुम ऑनलाइन बैठे हो। जरा क्यू डी क्यू का जरा तुम इंटीग्रेशन कर दो। प्रियांशु बेटा जरा तुम इंटीग्रेशन कर दो, तो तुम्हें समझ आ जाएगा क्यू टू नीचे आया है। तनिष बेटा इनिशियल चार्ज 0 था, समझ आ गया, तो 0 से क्यू पहुंचाया है, इसीलिए 0 से कैपिटल क्यू तक इंटीग्रेट किया है। इनिशियल चार्ज 0 था, इसलिए 0 से क्यू किया है। प्रियांशु पारेख तुम्हें समझ आ गया क्यों बेटा नीचे 2 आ रहा है? इंटीग्रेशन करो तब तुम्हें समझ आ जाएगा। सब लोग अच्छे से नोट करो, इसका एक तरीका और सिखाऊंगा मैं। हर्ष लोहिया, जब भी तुम किसी स्फीयर को चार्ज करोगे क्यू, तो भाई इनिशियल से ही चार्ज करोगे ना। तो इनिशियल चार्ज 0 से कैपिटल क्यू तक ले गए। ठीक है, हरलब्ध शर्मा मैंने स्टार्टिंग में 0 ही लिया है।
ये किसी जनरल टाइम टी पे क्यू लिया और उस जनरल टाइम टी पे जब चार्ज क्यू लिया तो उसमें डिफरेंशियल वर्क डन निकाला। बेटा तो सब लोग अच्छे से नोट कर लो, नोट करने के बाद बता देना। नोट करने के बाद बता देना, क्योंकि मुझे एक तरीका और बताना है। दूसरा तरीका भी अच्छा है, तुम्हें उससे भी काफी इंटरेस्टिंग लगेगा। इनफैक्ट वो ज्यादा काम का भी है, ऐसा नहीं कि वो ज्यादा मतलब यूजफुल है, सही बताऊं तो। जो इसके बाद का मेथड मुझे सिखाना है, ये फॉर्मूला रट्टा जरूर मार लेना। मैं हटा रहा हूँ बच्चों, इसको जरा देखना। अब देखना जरा, यहाँ पे एक छोटा सा कंसेप्ट और मैं ऐड करूंगा। ध्यान देना, एक छोटा सा कंसेप्ट और मैं ऐड करूंगा, और वो है एनर्जी डेंसिटी का। बड़ा अच्छा कंसेप्ट है ये, और ये काफी काम आने वाला कंसेप्ट है आगे। देखिए, जब भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होती है या प्रोड्यूस होती है, जब भी कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे भी कहीं से भी प्रोड्यूस हो, कहीं पर भी हो, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एसोसिएटेड एनर्जी होती है। देयर इज एन एसोसिएटेड एनर्जी विद द इलेक्ट्रिक फील्ड। देयर इज एन एसोसिएटेड एनर्जी विद एन इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड हो, उसके साथ एसोसिएटेड एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है। प्लीज राइट डाउन दिस थिंग, सबसे पहली लाइन यही लिखो। देयर इज एन एसोसिएटेड इलेक्ट्रिकल एनर्जी, there is an associated electrical energy with the electric field, with the electric field। और वो जो भी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होता है, वो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड में होती है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इसी को हम लोग कहते हैं एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी बाय वॉल्यूम, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? एनर्जी डेंसिटी। तो ये जो एनर्जी बाय वॉल्यूम होता है, इसका एक फॉर्मूला होता है, हाफ इप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। हाफ इप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, जहां पे ई जो है ना बच्चे, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। जहां पे ई क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। जस्ट नोट इट डाउन, ये कंसेप्ट है, एक थ्योरी है, सबसे पहले तो तुम्हें ये पता होनी चाहिए। पहले इसको नोट करो बच्चों, जरा चलो नोट करो इसको।
अब देखो इस कंसेप्ट को हम लोग यूज कैसे करेंगे यहाँ पे, अब वो हम लोग बात करते हैं यहाँ पे। मैं इसको थोड़ा सा डायग्राम बनाता हूँ, पहले से नोट कर लो, मैं हटाऊंगा इसको, जगह नहीं इतनी मेरे पास कि मैं इसको लिख सकूं बार बार। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम दैट इज हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ठीक है, मैं इसको हटाता हूँ बच्चे, उम्मीद करता हूँ नोट कर लिया तुमने। वापस अपने क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, वापस अपने क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन जो हमारा है वो है कि ये एक स्फीयर है, इस पे प्लस क्यू चार्ज है, इस पे प्लस क्यू चार्ज है, रेडियस आर है, इसकी सेल्फ एनर्जी हमें निकालनी है। ठीक है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर तुम याद करो कुछ ऐसी होती थी इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसी होती थी, ऐसे है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखिए जरा, अगर हम बात करें पर्टिकुलरली इस सेक्शन में, तो देखिए क्या होगा। यहाँ पर जब इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, जब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो डेफिनेटली इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एसोसिएटेड एक एनर्जी होगी, और जो भी एनर्जी होगी ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसके चार्ज की वजह से है, इसके चार्ज की वजह से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी यहाँ पे, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी पजेस करेगी, और जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी पजेस करेगी यहाँ पर, मेरी बात समझना जरा, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड ये एनर्जी यहाँ पर पजेस करेगी वो ही इस सिस्टम की क्या होगी, सेल्फ एनर्जी होगी। आर यू गेटिंग दिस थिंग बच्चों? क्या ये कंसेप्ट समझ आया तुम लोगों को? मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, इस चार्ज Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी एनर्जी पजेस करेगा वही इस इलेक्ट्रिक फील्ड की सेल्फ एनर्जी होगी, या इस चार्ज सिस्टम की या इस चार्ज की सेल्फ एनर्जी होगी। तो हमें करना क्या है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो भी एनर्जी है वो हमें कैलकुलेट करनी होगी। ठीक है, और इस एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए तरीका देखना बेटा, ये बहुत काम का मेथड है और इसे बहुत ध्यान से समझिएगा। ठीक है, बहुत यूज होने वाला है। इसके लिए देखो करना क्या है, हमें ये पता है कि हमारे पास एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला ये है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का फॉर्मूला ये है, बट उसके साथ बस एक समस्या है, प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि ये जो पार्ट है ना, ये जो पार्ट हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ये एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम देगा, लेकिन ये जो स्फीयर है इसमें जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब जैसे जैसे आर बदलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड बदलेगा, तो यहां पर हमें अगर एनर्जी निकालनी है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है, तो हमें करना पड़ेगा इंटीग्रेट। मैं इसे सॉल्व कर रहा हूं, देखना जरा, जस्ट टेक केयर ऑफ दिस थिंग। मैंने जानबूझ के क्या किया, यहाँ पे आर डिस्टेंस पे एक, ध्यान देना, एक डिफरेंशियल शेल बनाया। आर डिस्टेंस पे एक डी आर थिकनेस का डिफरेंशियल शेल बनाया, आर डिस्टेंस पे एक डी आर थिकनेस का डिफरेंशियल शेल बनाया। उम्मीद करता हूं सबको प्रॉपरली ये डिफरेंशियल शेल दिख रहा होगा बच्चों। अब देखो इतने से हिस्से में, इतने हिस्से में डिफरेंशियल एलिमेंट में देखना जरा, हमें एनर्जी डेंसिटी पता है। मैं सबसे पहले एनर्जी डेंसिटी लिखूंगा, जगह बड़ी लिमिटेड है बच्चे, मुझे ध्यान से लिखना पड़ेगा। हाफ एप्सिलॉन नॉट के क्यू बाई आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये है एनर्जी डेंसिटी इस पॉइंट पर, क्योंकि मैंने यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड ले ली, लेकिन एनर्जी डेंसिटी है, एनर्जी निकालनी है,
तो हमें क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और वॉल्यूम भी किसका चाहिए, वॉल्यूम जानते हो किसका चाहिए, इस डिफरेंशियल एलिमेंट का वॉल्यूम चाहिए, इस डिफरेंशियल एलिमेंट का वॉल्यूम चाहिए, डिफरेंशियल एलिमेंट का। अब ये डिफरेंशियल एलिमेंट जो है इसका डिफरेंशियल वॉल्यूम तरीका बिल्कुल याद होना चाहिए, क्योंकि मैंने कंटिन्यूअस चार्जेस में यही चीज बताई थी। और मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं 4πr² dr, और ये एनर्जी इनटू वॉल्यूम, ये एनर्जी होगी जो इस डिफरेंशियल एलिमेंट में स्टोर होगी, ठीक है। अब हमें टोटल एनर्जी चाहिए इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, तो हमें डेफिनेटली इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और जहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां तक इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से शुरू होगी, यहां से, मतलब सेंटर से अंदर तो जीरो होता है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस से, कंडक्टिंग स्फीयर था तो इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस से शुरू होगी, मतलब स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R से, मतलब लोअर लिमिट क्या होगी, कैपिटल R, स्मॉल r से, सॉरी स्मॉल r इज इक्वल टू r, लोअर लिमिट क्या होगी, कैपिटल R, और अपर लिमिट क्या होगी, इंफिनिटी, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंफिनिटी तक फैली है, ठीक है। और ये इंटीग्रेशन तुम्हें फिर से उसी रिजल्ट पे लेके जाएगा जो मैंने थोड़ी देर पहले प्रूफ किया था। तुम जरा इस इंटीग्रेशन को करो और फाइनल रिजल्ट निकाल के दो मुझे, और ये वही रिजल्ट आना चाहिए जो थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हें एक पहले तरीके से करवा के बताया था। बेटा जरा सब लोग मुझे आंसर करो, पूरी बात समझ लो मैंने क्या बोला है, और इसे बहुत अच्छे से समझना है, तुम्हें याद भी रखना है। श्रेयन कपूर, एनर्जी डेंसिटी है ½ ε0 E² भाई। तो टोटल एनर्जी निकालने के लिए क्या करोगे, एनर्जी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। आंसर सेम आना चाहिए। बच्चों सेम ही आना चाहिए, और ये पूरा मेथड अब देख लो। और बेटा जस्ट 2 मिनट उसे प्रॉपरली पढ़ो कि मैंने क्या किया है। देखो एज अ कंसेप्ट बहुत अच्छा है, और ये तुम्हें बहुत अच्छे से समझना ही समझना है।
इसलिए मैं इतना एम्फेसिस दे रहा हूँ बच्चों। अब इससे आप इसकी इम्पोर्टेंस समझ सकते हैं। पिछले वाले आंसर के बराबर आना चाहिए बच्चों सभी लोग, और इसे अच्छे से रियलाइज कर लो। चलो उम्मीद करता हूँ ये सभी को आ गया भाई अच्छे से। ठीक है, इस पे एक बेस्ड क्वेश्चन है, मैं अभी तो नहीं करने को बोलूंगा, बट ये क्वेश्चन तुम्हें होमवर्क में करके लाना है। अभी थोड़ी देर पहले सब्जेक्टिव एग्जाम्पल करवाया था ना मैंने, सब्जेक्टिव एग्जाम्पल, सब्जेक्टिव एग्जाम्पल पेज नंबर 38 पे क्वेश्चन नंबर 2 करवाया था थोड़ी देर पहले, देखो उसमें एक क्वेश्चन नंबर 4 है, ये तुम्हें करके लाना है। लिख लो पेज नंबर 38, वो जो सॉलिड सॉरी वो जो थ्योरी वाली शीट है ना, उसमें क्वेश्चन नंबर 38 करके आना है तुम्हें, सॉरी पेज नंबर 38 क्वेश्चन नंबर 4। लिख लो जरा, पेज नंबर 38 क्वेश्चन नंबर 4। एग्जैक्टली इसी पे ये सिचुएशन है। ठीक है, ठीक है, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 भी कर लो, गॉस थ्योरम का एक बहुत अच्छा सवाल है क्वेश्चन नंबर 1। पेज नंबर 38 में ही क्वेश्चन नंबर 1 और कर लेना, क्वेश्चन नंबर 1 भी कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 भी कर लेना। आ जाओ जरा ऑब्जेक्टिव वर्कशीट पेज नंबर 42 पे आ जाओ, इसी इसी शीट में पेज नंबर 42, इसी शीट में पेज नंबर 42, पेज नंबर 42। उसमें क्वेश्चन नंबर 26, 25 और 24, 26, 25, 24, 23, 22, 20, 17, 16 भी करके आना। और आ जाओ, और क्वेश्चन देता हूँ मैं तुम्हें थोड़े से, तुमने काफी कर चुके हो इसमें तो, तुम लोग तो काफी सारे कर चुके हो। एक तुम लोग को क्वेश्चन बैंक मिला है, क्वेश्चन बैंक तो देखो जरा,
क्वेश्चन बैंक जो पहले मिला था, जैसे कुछ क्वेश्चन डिस्कस भी किए हम लोगों ने। क्वेश्चन बैंक जो मिला था, उसमें आओ जरा। पेज नंबर 7 में आओ, उसमें पेज नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 45, 46, 47, 49, 51, 52, 54 और 55, ये क्वेश्चंस होमवर्क में करके आना, ठीक है। तो आज का लेक्चर बहुत अच्छे से रिवाइज करना और जो होमवर्क दिया करना। नेक्स्ट टर्न पे थोड़ा बहुत डिस्कशन करेंगे, और अभी थ्योरी है इसमें, कुछ टाइप ऑफ क्वेश्चंस अभी और कराने हैं, तो उन पे भी बात करेंगे हम लोग, ठीक है। चलो आज की क्लास बच्चों इतनी रखते हैं, ठीक है।